डॉक्टर लक्ष्मण यादव दिल्ली विश्वविद्यालय का एक योग काबिल प्रोफेसर जिनको पूरा देश सुनता है, आजकल जिस सेमिनार में जाते हैं, हज़ारों लाखों उनके वीडियो जो हैं वो शेयर होते हैं और मैं खुद उनके बहुत बड़े प्रशंसकों में से एक हूँ। मुझे कन्हैया के भी भाषण बहुत अच्छे लगते हैं और उसके बाद मुझे वही तेवर, वही गर्मी और वही तीखे अंदाज़ डॉक्टर लक्ष्मण यादव के भी पसंद आते हैं। मेरा सौभाग्य है वो कभी-कभी मेरे साथ रहते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण देश एक बहुत कठिन दौर से गुज़र रहा है। सवाल लोकतंत्र पे खड़े हो रहे हैं, सवाल देश की अस्मिता पे खड़े हो रहे हैं, सवाल देश के संविधान पे खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह कानून पे बात करने की शुरुआत कर रहा था, उससे पहले आज ही शाम को सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने एफिडेविट लगाया है कि हम इस मुद्दे पर इन राजद्रोह कानून की समीक्षा कर रहे हैं, आप इस पे सुनवाई ना करें। देश के जो हालात हैं उसमें एक ज़रूरत है कि मजबूत प्रतिपक्ष की तो कम से कम सही मुद्दे उठा सके, जेन्युइन बातें कर सके। देश में जो बीजेपी और आरएसएस ने माहौल कर दिया, तो वो सेकुलर पार्टी भी अब मुसलमानों का नाम लेने से डरने लगी हैं, मुसलमानों के जैसे शब्द नहीं करने लगी हैं, उदार हिंदुत्व की लाइन पे चली गई हैं। राहुल गांधी को भी जनेऊ लगाना पड़ रहा है, अखिलेश यादव को फरसा उठाना पड़ रहा है और मायावती को गणेश जी की मूर्तियाँ उठानी पड़ रही है। ये बदलते हुए दौर की पहली राजनीति है जो मैं देश में देख रहा हूँ। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका है वो तो अखिलेश यादव ने शुरुआत कर दी क्योंकि पिछले दौर में उन्होंने भी गलती करी थी, उन्होंने भी कम दौड़-भाग करी थी। लेकिन देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना अध्यक्ष नहीं ढूँढ पा रही है, 2 महीने हो गए। प्रियंका गांधी का अता-पता नहीं है और मायावती सिर्फ ट्विटर पर सिमट के रह गई हैं। क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश ऐसे बड़ा प्रदेश जिसका कहा जाता है दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, वहाँ ये शून्यता क्या संदेश देगी और क्या राजनीति को प्रभावित करेगी? पहले तो बहुत शुक्रिया संजय जी। आज मेरा गला थोड़ा खराब है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज़ ठीक आ पा रही होगी। बिल्कुल। अ, ये बहुत गंभीर सवाल है। मुझे खुशी है कि जब भी आपके चैनल पर जुड़ने का मौका मिलता है, मैं जुड़ना चाहता भी हूँ। इस समय नहीं जुड़ पा रहा हूँ, उसकी वजह दूसरी है, क्योंकि आपके यहाँ बहुत दिलचस्प और ज़रूरी विषयों पर बातचीत होती है। यहाँ इस विषय पर बातचीत मुझे लगता है शायद आपने अभी तक नहीं की होगी कि अखंड भारत कैसे बनने वाला है, या जो है कैसे अजान पर बात हो, ये सब नहीं किया आपने। मुझे लगता है कि जिस जिस भूमिका में आप काम कर रहे हैं, और आज ही मैं आपका एक मैसेज पढ़ रहा था जो व्हाट्सएप पर मिला था कि शायद आज 7 साल हो गए आपके 4 पीएम अखबार के निकाले हुए। तो पहले तो बधाई उसकी उस वर्षगांठ की। और उसमें बड़ा दिलचस्प वाकया आपने लिखा था, जो संदेश आपका था कि जब ये अखबार लॉन्च हुआ और उस समय उसके बाद सपा की गवर्नमेंट थी और लगातार आप सपा के खिलाफ लिख रहे थे और लोग ये शिकायत भी वहां तक पहुंचा रहे थे कि ये देखिए ये हो रहा है, और आपको डर था कि जब ये अखिलेश जी मिलेंगे तो उसकी शिकायत होगी। पता नहीं, मतलब उस समय कुछ नहीं हुआ। फिर आपने ही कहा कि फिर बाद में जो सरकार आई हम उसके प्रतिपक्ष में खड़े हो। उस मैसेज का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं विषयांतर करके भी। उसमें एक बहुत खूबसूरत बात आपने कही जो अमूमन मुझे मौका मिलता तो मैं कहता हूं कि निष्पक्ष और तटस्थ जैसे शब्द बेमानी होते हैं। जैसे मैं एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूं तो मुझसे कहा जाए कि आप तटस्थ रहिए, नहीं, मुझे अज्ञानता के खिलाफ प्रतिपक्ष में ज्ञान के पक्ष में रहना है, तर्क विवेक के पक्ष में रहना है। वैसे ही एक जज को तटस्थ नहीं रहना है, उसे न्याय के पक्ष में रहना है। ठीक उसी तरह से एक पत्रकार को सत्य के पक्ष में रहना है, आवाम के पक्ष में रहना है, सत्ता के विपक्ष में रहना है। तो ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि आज का विषय भी चूंकि आपका इसी से जुड़ा हुआ था कि भाई आप विपक्ष की चिंता कर रहे हैं। यही ये निहित है कि इसका एक दबाव बनता है। हम सब की अपनी छोटी छोटी भूमिकाएं हैं, हम सब उस भूमिका को अगर निभा रहे हैं तो हम सक्रिय हैं। तटस्थ होना दरअसल सत्ता के पक्ष में होना है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। कुछ भी तटस्थ नहीं होता। इसलिए अगर आज जो भी विपक्षी दल अपने विपक्षी होने की भूमिका नहीं निभा रहा है, वो सत्ता की मदद कर रहा है। इसलिए अगर कोई राजनीतिक दल इतने बुरे माहौल में, और ठीक बात कही अभी तमाम पूर्व के वक्ताओं ने, कि एक बात तो तय है ना कि चाहे वो समाजवादी आंदोलन से निकला हुआ समाजवादी पार्टी का अपना राजनीतिक विरासत का इतिहास हो, या बहुजन आंदोलन कांशीराम के आंदोलन से निकला हुआ बसपा का इतिहास हो, ये दोनों सड़क पर लड़ते हुए अपनी जगह बनाए थे, हल्ला बोल रैली करते थे मुलायम सिंह यादव। एक वाकया मुझे याद आ रहा है,
कार सेवकों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव की विरासत आज कहाँ है मुझे नहीं पता। आज मुसलमान नाम नहीं ले पा रहे, लोग लेना चाहिए। मुलायम सिंह यादव को पता चला सुबह सुबह कि ये जो गोली चलाने, उस समय तो अखबार में खबर चली थी कि हेलीकॉप्टर पर बैठकर उन्होंने खुद कई लोगों को निशाना मारा था, ये सब खबर चली थी, मुल्ला मुलायम हुए थे, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद उन्हें पता चला कि एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनके खिलाफ कोई खबर निकाली है जो न्याय अतार्किक है, झूठी है, उससे माहौल बिगड़ सकता है। सुबह 4 बजे तक पूरे पार्टी के लोगों को निर्देश हो गया कि अखबार बिकना नहीं चाहिए, बंटना नहीं चाहिए, और अखबारों की होली जली थी। मैं ये नहीं कर रहा हूं आप सही है गलत है इसका विश्लेषण अलग बात है। ये वो राजनीतिक दल थे जो सीधे फ्रंट पर आकर के लड़ते थे, हल्ला बोल रैली, भंडा फोड़ रैली, ये यही सपा और बसपा के लोग जन आंदोलन खड़ा करते थे। आज आपसे सवाल तो पूछा ही जाएगा कि चलिए ठीक है 2022 में आप चुनाव हार गए, आप बहुत अच्छे मुद्दों पर लड़े, लेकिन उसकी भी वजहें हैं, उनको तलाश करना चाहिए। कांग्रेस का जहां तक बात है, कांग्रेस को लेकर के ये एक विश्लेषण तो है ना भाई कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपनी जमीन मजबूत करनी या किसी भी राजनीतिक दल को करनी है, तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने का लाभ लेना, पूंजीपतियों का सहयोग होना, सत्ता में होने से तमाम लोगों को सुख सुविधाओं को दे करके आकर्षित करना, ये सब उनके पक्ष में तर्क हैं, वजह हैं। विपक्ष के पास जमीन क्या होती है, वो सड़क के आंदोलन की होती है, और आंदोलन खड़ा होता है संगठन और विचारधारा से। इन तीनों दलों के पास मैं एक आलोचना कर रहा हूं, पहली बात ये कि अपनी एक स्पष्ट विचारधारा नहीं है, ये गटमट कर रहे हैं, ये लाग लपेट कर रहे हैं। स्पष्ट विचारधारा का न होना और दूसरा संगठन का न होना, ये तीनों लोग कमजोर पड़े हैं। समाजवादी पार्टी के पास तो संगठन फिर भी है, लेकिन कल्पना करिए लोहिया प्रशिक्षण शिविर चलाने वाली समाजवादी पार्टी अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए क्या कोई अभियान चलाती है? क्या उसने कोई बड़ी कार्रवाई की? जब चुनाव आप हारे तो किसी का पद छीना हो, कोई संगठन में फेरबदल किया हो, कोई समीक्षा बैठक की हो? आप चुनाव हारे तो आपने कोई अपनी रणनीति में बदलाव लाया हो? ये सारे कारण मिलकर के मुझे ऐसा लगता है कि जितनी महती जिम्मेदारी विपक्ष पर है उसमें बिल्कुल फेल हो रहे हैं। अब रही बात इस पूरे पहलू के दूसरे समीकरण की, मैं ये देखता हूं कि उत्तर प्रदेश की आवाम उस पर जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है। ठीक बात है कि राजनीतिक दल चूंकि एक वोट की तरह सामने आते हैं, हम कोई बात बोलेंगे तो ठीक है, आप सजग लोग हैं, आप तक हमारी बात पहुंचेगी, लेकिन ये बात उत्तर प्रदेश की आवाम तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन मायावती जी अगर कोई बात बोले, अखिलेश जी बोले, प्रियंका जी बोले, तो उस पर तो मीडिया खबर बनेगी ना। थोड़ा स्टैंड लीजिए ना, बुलडोजर के खिलाफ खड़े होइए ना सामने, फिर देखिए क्या मजाल होती है। वृंदा करात, सीपीएम एक बिल्कुल हाशिए पर जा चुकी है राजनीतिक अर्थ में कहें तो, लेकिन वृंदा करात खड़ी हो गई बुलडोजर के सामने। आज अखिलेश यादव ने जो कदम उठाया है, वो जेल में गए, पता नहीं, मुझे नहीं पता अखिलेश यादव पिछली बार कब जेल में अपने कार्यकर्ताओं से मिलने गए। ये अच्छी चीज है, आप हर व्यक्ति को करिए। और मायावती जी के ऊपर क्या संकट है, पुराने इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा, हालांकि नोटों की माला और मूर्ति को लेकर जितनी आलोचना होती है वो कोई बहुत तार्किक आलोचना नहीं है, उसके दूसरे पहलू भी हैं, लेकिन फिर कभी उस पर बात होगी। आलोचना इस बात दो जगह पर मैं मायावती जी करता हूं, आपने विचारधारा समझौता कर लिया, आप विचारधारा समझौता करके नहीं जीत सकते। आरएसएस के विचार से बीजेपी रत्ती भर भी पीछे नहीं हटी है और कट्टर होकर के सामने खड़ी है, तो ये विचारधाराओं का संघर्ष है। दूसरी बात, आपने जमीन के आंदोलन खत्म कर दिए, आप सड़क पर जाते ही नहीं। ये वजह है, बहुत बड़ी वजह है आप लोगों को निराश करने की। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो हम लोगों की भूमिका हो सकती है, हम लोग बढ़ चढ़ के उसमें निभाएं। जो कार्यकर्ता पार्टी को बचाने के लिए नेता जिम्मेदार है, वो नेता अपनी भूमिका निभाएं। जनता को मैं ज्यादा एड्रेस करता हूं कि जिस दिन जनता अपने हक हुकूक के लिए खड़ी हो जाए, कितने सारे मुद्दे हैं, एक ढंग का जन आंदोलन तो खड़ा हो। जन आंदोलनों से नेता पैदा होते हैं, नेता नकारा हो जाए नए नेता पैदा हो जाएंगे, लेकिन जनता नकारा हो जाए ना तो फिर गुलाम नेता पैदा होंगे, ऋणविहीन नेता पैदा होंगे। ये मेरी चिंता का विषय है फिलहाल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।